हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सैटेलाइट मोशन अराउंड अर्थ देखा था, ठीक है। और स्पेसिफिकली हम लोगों ने सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट्स देखा था अराउंड अर्थ, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए प्रोसेस ये था कि किसी पर्टिकुलर आर पे उस सैटेलाइट के पास अगर एक फिक्स ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो फिर वो उस फिक्स वेलोसिटी से, फिक्स स्पीड से हमेशा वो सर्कुलर मोशन करता रहेगा। सैटेलाइट को फिक्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए कोई भी एनर्जी अलग से नहीं चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में चाहिए होगी, एक बार स्टार्टिंग में दे दी तो वो अपने आप फिर घूमता रहेगा। उसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। उसको घूमने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रहा है और वही फोर्स उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहा है। स्पीड में कोई चेंज हो नहीं रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज है नहीं, तो एनर्जी देने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर इतनी बात? तो सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पे तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे, कुछ आज कर लेंगे और थोड़े से कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट इसमें और ग्रेविटेशन में बचा हुआ है, छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए हैं, या सर्कुलर मोशन में जो हमने देखा है कॉन्सेप्ट, वो सारे भी इसमें यूज होते हैं। ग्रेविटेशन में ऐसा थ्योरी बहुत कम है। तो एक छोटा सा पॉइंट इसमें और है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें पड़ेगा केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखो, जो सैटेलाइट्स हैं वो अराउंड अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स अराउंड सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ग्रेविटेशन के हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ाई करें, तो हिस्ट्री के हिसाब से अगर चलें, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है, तो उस हिसाब से हमको कैपलर्स लॉज सबसे पहले पढ़ने चाहिए थे, क्योंकि कैपलर्स लॉज जो है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के पहले के थे। मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया उसके पहले ही कैपलर्स लॉज थे। कैपलर हुआ या इसके कैपलर के पहले और भी जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह थे, तो उन्होंने हर एक प्लैनेट का, हर एक प्लैनेट को एक फिक्स टाइम इंटरवल पे ऑब्जर्व किया, और उससे उन्होंने सारे प्लैनेट्स का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया कि अराउंड अर्थ वो किस तरह से घूम रहे हैं। ये भी पता चल गया कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, ये भी पता चल गया कि उनका जो टाइम पीरियड है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कितना किसका डेज है, किसके, जैसे अर्थ का 365 डेज है, तो ये सारे कैलकुलेशन अदर प्लैनेट्स के लिए भी हो गया। बट लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड है, वो डिपेंड किस बात पे कर रहा है। कहने का मतलब है जो बेसिक लॉ है उसके पीछे, वो सस्पेंस बना हुआ था। तो कहने का मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, केवल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थे, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू अदर ऑब्जर्वेशंस। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन सडनली फेमस इसी वजह से हो गया, क्योंकि कैपलर्स लॉज जितने भी थे उनका कोई प्रूफ नहीं था उस टाइम तक। एक तरह से डेटा था हमारे पास, बट वो डेटा आया कहाँ से वो नहीं था। तो न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अगर हम उसको बेस लेते हैं, तो हम कैपलर्स के सारे लॉज प्रूव कर ले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि एकदम से जो सालों से सस्पेंस बना हुआ था कि किसी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली हम फोर्स के ओरिजिन पे पहुंच गए। तो वहीं से वो Gm1m2/r² जो है वो सडनली फेमस हो गया और सभी ने तुरंत ही एक्सेप्टेबल हो गया। तो हम लोग उसको प्रूव भी कर लेंगे। तो बोलते अभी भी हैं कैपलर्स लॉज, लेकिन अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अगर हम बेसिक लॉ एज्यूम करें, तो कैपलर्स लॉज जो है वो प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें 3 लॉज हैं बेसिकली। तो इसमें फर्स्ट लॉ है, इसको लिखेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, नोट कर लो इसमें। इसमें लिखते हैं कि ईच प्लैनेट इज revolving around earth in
elliptical orbit and each planet is revolving around sun. Each planet is revolving around sun in elliptical orbit and sun is present at one focus of the ellipse, and sun is present at one focus of the ellipse. ठीक है, तो अगर इसमें डायग्राम देखें तो इस तरह का सिचुएशन है। सन की पोजीशन, किसी प्लैनेट की पोजीशन और उसका इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ तो यही है सिंपल, कि जो पाथ है वो इलिप्टिकल है और जो सन है वो उसके किसी एक फोकस पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड इज लॉ ऑफ एरिया। सेकंड इज लॉ ऑफ एरिया। अच्छा, लॉ ऑफ एरिया क्या है ये जरा ध्यान से देखना। लॉ ऑफ एरिया में बोलते हैं कि सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये जो मैंने ड्रॉ की है लाइन रेड कलर से, dt टाइम में अगर ये प्लैनेट इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, इन टाइम dt, ये पोजीशन है t इक्वल टू टी की और ये पोजीशन है t इक्वल टू टी प्लस dt की। तो dt टाइम में ये जो लाइन है ये जितना एरिया कवर करेगी, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन कवर्स dA एरिया इन टाइम dt। तो ये जो dA अपॉन dt की वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये हुआ इसका कि जब प्लैनेट इसके पास में होगा, और ये टाइम है सपोज t डैश, तो फिर से dt टाइम में उतने ही टाइम में जो एरिया कवर होगा इस लाइन का वो सेम होना चाहिए। तो यहां से एक बात ये सामने आती है कि जब प्लैनेट दूर होगा, ये वाला एरिया भी डी है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। जब प्लैनेट दूर होगा तो इस लाइन की लेंथ ज्यादा होगी तो प्लैनेट की स्पीड कम होगी क्योंकि एरिया स्वेप्ट आउट ज्यादा होगा। और जब प्लैनेट पास होगा सन के तो वो तेजी से जा रहा होगा क्योंकि वो लाइन का लेंथ कम हो जाएगा। एरिया कवर्ड बाय लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया, ठीक है ना। सेकंड में लिख लेना, line joining planet and sun sweeps out equal area in equal time interval, ठीक है। इसको हम एक और तरह से एक्सप्रेस करते हैं, और एरियल velocity of planet that is dA upon dt is constant। हालांकि इसको एरिया नहीं बोलना चाहिए, वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए, सॉरी वेलोसिटी इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकंड होना चाहिए, जबकि dA अपॉन dt का अगर तुम यूनिट निकालोगे तो वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा। तो इट इज नॉट वेलोसिटी, बट ठीक है, कहीं लिखा है तो मान लेना कि एरियल वेलोसिटी मींस dA by dt। एक बार देख लो जितनी बातें लिखी हुई हैं उसमें कोई डाउट है बताओ। जितनी बातें लिखी हुई हैं उसमें कोई डाउट है बताओ। जो पास वाला पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट है, उसको हम पेरीहेलियन बोलते हैं, और जो दूर वाला फारवेस्ट पॉइंट है उसको हम एपीहेलियन बोलते हैं। एपीहेलियन पे प्लैनेट का मोशन सबसे कम स्पीड पे होगा और पेरीहेलियन पे प्लैनेट का मोशन सबसे ज्यादा स्पीड पे होगा, क्योंकि वो एरिया सेम रहना है।
ठीक है। कोई डाउट ही नहीं इसमें। देन थर्ड लॉ, इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, इसमें बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ वन कंप्लीट revolution around sun is directly proportional to अच्छा स्क्रीन फ्रीज है, एक सेकेंड। इसमें मैंने लिखा है स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स का मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तुमको मालूम है, ठीक है ना। तो मेजर एक्सिस का मतलब है ये डिस्टेंस यहां से लेके पेरीहिलियन से एपीहिलियन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस को हम लोग मैथ्स में 2a लिखते हैं, यहाँ भी 2a लिख रहे हैं। तो सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा a। तो जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है वो a क्यूब के प्रोपोर्शनल है, एंड दिस इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है। अब देखो इसके जो दोनों लॉज हैं, मतलब एक तो ये डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट और एक ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये दोनों ही हम न्यूटन्स लॉज को बेसिक लेते हुए हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं उनका प्रूफ। हालांकि देखो इलिप्टिकल मोशन बहुत डिटेल में कभी आईआईटी में नहीं पूछा गया है, या क्वेश्चंस आए भी हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैपलर्स लॉज पे ही आए हैं, बट थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ एरिया। बेसिक इसमें मैकेनिक्स यूज होगी। सपोज ये एलिप्स हो गया, ये सन की पोजीशन हो गई, और सपोज ये कोई प्लैनेट है, ठीक है। और इस प्लैनेट की जो स्पीड है या वेलोसिटी जो है वो v वेक्टर है किसी भी टाइम पे। अब ये देखो कि कोई भी जो प्लैनेट है उसके ऊपर जो सन से जो फोर्स लग रहा होगा, सन से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, देखो सैटेलाइट्स प्लैनेट के अराउंड घूम रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ प्लैनेट, और सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन। तो सन का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, जो भी वैल्यू आएगी gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से, वो फोर्स क्या उसका लाइन ऑफ एक्शन सन से हमेशा पास करेगा? बताओ, ये बात पक्की है। अब देखो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर सन से पास कर रहा है तो ये बताओ अबाउट सन इस प्लैनेट का
इस प्लैनेट के ऊपर टॉर्क की वैल्यू क्या निकल के आएगी? इस फोर्स की वजह से अबाउट सन इस प्लैनेट पे टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा? तो क्योंकि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सन से ही पास कर रहा है, तो अबाउट सन अगर निकालेंगे तो टॉर्क का वैल्यू 0 होगा। अभी टॉर्क 0 है तो हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट है? टॉर्क 0 है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, याद है? तो हम न्यूटन थ्योरी से ये बोल सकते हैं कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो हम जरा इसका एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है? तो देखो पहले कैसे निकालेंगे। ये सपोज सिचुएशन है t इक्वल टू टी की। अच्छा, dt टाइम में एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो प्लैनेट है, dt टाइम में ये जो प्लैनेट है ये देखो कहाँ पहुंच गया, थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है? अब ये जो डिस्टेंस हमने आगे बढ़ाया है, ये वाला डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस v dt के इक्वल लिख सकते हैं? भाई dt टाइम हमने बहुत छोटा टाइम लिया हुआ है, और अगर dt बहुत छोटा टाइम है तो v dt का जो डिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट पाथ बनेगा, और वो स्ट्रेट पाथ अलोंग एलिप्स बनेगा। इतना क्लियर है? अब इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल में थोड़ा और बड़ा करके बना देता हूं। ये वाला वेक्टर r है। वेक्टर r का मतलब है पोजीशन ऑफ प्लैनेट। ये वेक्टर r हो गया। इसके बाद इधर की तरफ ये है इसका v dt का डायरेक्शन, और ये लाइन ज्वाइनिंग की नई पोजीशन हो गई। अगर हम इस वेक्टर r को आगे बढ़ाएं तो ये जो एंगल थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा एंगल बिटवीन, बताओगे कौन कौन से वेक्टर्स? r वेक्टर एंड v वेक्टर होगा। ये क्लियर है? ये थीटा कौन सा एंगल है? थीटा है एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम एक काम ये करते हैं, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इसका जो एरिया आएगा DA, उसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ बेस और इंटू हाइट। हाइट की जगह देखो लिख सकते हैं वी डी टी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। हाइट मतलब ये h, देखो ध्यान से लिख सकते हैं या नहीं? तो यहां से तुम्हें DA की वैल्यू मिलेगी 1/2 v इंटू आर, और साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, और इंटू डी टी। तो एक काम करो, DA अपॉन डी टी एक तरफ ले आओ। तो DA अपॉन डी टी की वैल्यू देखो क्या आ रही है, v इंटू आर इंटू साइन थीटा। और हम इसमें एक काम और करें, अगर m से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो देखो न्यूमरेटर में क्या, ये m इंटू आर क्रॉस v बन जाएगा, m इंटू आर क्रॉस v। और m इंटू आर क्रॉस v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो DA अपॉन डी टी आ जाएगा इक्वल टू L अपॉन 2m। और L की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं, ठीक है ना? लिख भी लेना, टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अबाउट सन इज 0। तो टॉर्क अगर 0 है तो इसका मतलब है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सन विल बी ए कांस्टेंट। तो यहीं से प्रूफ हो गया कि DA अपॉन डी टी इज L अपॉन 2m विच इज अ कांस्टेंट। तो अब यहां से तुम देखो तो DA अपॉन डी टी की वैल्यू भी आ गई। अभी तक हम लोग लॉ ऑफ एरिया में सिर्फ यही बोल रहे थे कि DA बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, बट अब हम लोगों ने ये भी निकाल पाया कि DA बाई डी टी की वैल्यू है कितनी एक्चुअली। देखो ध्यान से, प्रूफ क्लियर है या नहीं? ऑल्दो प्रूफ इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला तुम ध्यान रखो, DA बाई डी टी इज L बाई 2m। बट एक लाइन का ही है, देख लो ध्यान से कैसे लिख करा है।
कोई डाउट है बताओ। कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसके बाद हम एक छोटा सा पॉइंट इसमें और करेंगे, फिर थर्ड वाला लॉ प्रूव करेंगे, एंड दैट इज मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ elliptical motion। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ elliptical motion। ठीक है, तो सपोज ये इसका मेजर एक्सिस हो गया, ये इसका माइनर एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये सन की पोजीशन हो गई। एंड सपोज जब प्लैनेट एपीहीलियन पे है तब प्लैनेट की स्पीड लेट से v1 है, और जब पेरीहीलियन पे है तब इसकी स्पीड v2 है। एपीहीलियन पे इसका डिस्टेंस सन से ले लेते हैं सपोज r1, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस ले लेते हैं r2। अच्छा, अगर हम इस इलिप्स का इक्वेशन एज्यूम कर लें दैट इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक एक्सप्रेशन हमारे पास होता है b इज इक्वल टू ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। यही होता है ना भाई, बताना। b इक्वल टू ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ये मैंने सही लिखा है ना? हम्म, नहीं पता किसी को? सही लिखा है। सही लिखा, थैंक यू। सन का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं माइनस ए ही 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कॉमा 0, और ये माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, तो इस हिसाब से हम r1 का वैल्यू ध्यान से देखो तो लिख सकते हैं a 1 प्लस ई, और r2 का वैल्यू लिख सकते हैं a 1 माइनस ई। अब बात यह है कि जब ये सन के अराउंड घूम रहा है प्लैनेट, तो इस प्रोसेस में हम कौन कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, एक कंजर्वेशन तो अभी हमने ऊपर ही निकाला है, दैट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, तो पहले तो वही अप्लाई कर देते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पॉइंट पेरीलियन पे और एपीलियन पे, दोनों जगह। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम अगर पेरीलियन और एपीलियन पे लिखेंगे तो काफी आसान होगा लिखना, क्योंकि v और r के बीच में एंगल 90 डिग्री है दोनों ही जगह। तो एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी दैट m v1 r1 इज इक्वल टू m v2 r2। इस इक्वेशन को भी ऐसे ही छोड़ दो, इक्वेशन 1। और कौन सा कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं इसमें, क्यों भाई? और कौन सा कंजर्वेशन हम यूज कर सकते हैं?
और हम लोग इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि कोई भी डिसिपेटिंग फोर्सेस तो है नहीं, सन है और अर्थ है, इन्हीं दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो देखो एपिहीलियन पे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम कैपिटल एम अपॉन, या इसको एम एस कर देते हैं, जी एम एम एस अपॉन आर वन इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर एंड माइनस जी एम एम एस अपॉन आर टू। देखो ध्यान से इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दो इक्वेशन है और हमारे पास दो अननोन है v1 एंड v2। r1 r2 हमको मालूम है, तो क्या थोड़ा सॉल्व करके v1 v2 निकाल सकते हो? करो थोड़ा सॉल्व, बताओ क्या आता है। v1 v2 की वैल्यूज r1 r2 के टर्म्स में यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, करो जरा सॉल्व, बताओ। तो v1 आना चाहिए जी एम एस अपॉन ए 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, और v2 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी एम एस अपॉन ए 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। यस सर, यही आ रही, यही आ रही। यस सर। यस सर। ठीक है ना, v1 v2 में से कोई एक उठा के रख दो सेकंड में, थोड़ा सॉल्व कर लो। ठीक है, इसके बाद हम इसमें एक चीज और निकालेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट। तो अगर हमें प्लैनेट की टोटल एनर्जी चाहिए, ऑल्दो ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे निकाल लो। तो हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस जी एम एम एस अपॉन आर वन, वैल्यू रखते हैं जरा इसमें क्या आता है, करो जरा सॉल्व। वैल्यू रखने के बाद तो ये आएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर का मतलब होगा जी एम एस अपॉन ए एंड 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई एंड माइनस जी एम एम एस अपॉन आर वन की जगह आ जाएगा ए 1 प्लस ई। इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या मिलेगा। v1 v2 आ गए, v1 v2 जरूरत नहीं है याद रखने की, टोटल एनर्जी निकालो क्या आती है। देखो इसमें से जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लो। तो ये मुझे जो याद है वो आनी चाहिए, g माइनस जी एम एम एस अपॉन 2a बचना चाहिए। यस सर। यस सर, यस सर। e का टर्म कैंसिल हो जाएगा। और ये एक खास बात है, खास बात इसलिए कि कोई भी प्लैनेट मतलब उस एलिप्स का e कुछ भी हो, जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ उसके मेजर एक्सिस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, तो अब ये रिजल्ट जरूर याद रखना कि कोई भी बॉडी जो प्लैनेटरी मोशन में है, इलिप्टिकल मोशन में है,
उसका जो टोटल एनर्जी है वो माइनस GM1 M2 अपॉन सैटेलाइट में याद करो तो हम लोगों ने 2R लिखा था, यहाँ R की जगह A आ गया, बस इतना याद रखना है, स्मॉल r की जगह स्मॉल a आ गया है इलिप्टिकल मोशन में, ठीक है। और अब हम इसमें वो भी प्रूव कर सकते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ टाइम पीरियड, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सेकेंड लॉ से ये स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लॉ था dA/dt इज इक्वल टू L/2m। अब देखो, अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या हम उसको टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो टोटल एरिया एलिप्स का क्या लिख सकते हैं, टोटल एरिया एलिप्स का लिख सकते हैं पाई ए बी, और टाइम पीरियड हमें निकालना है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ध्यान से देखो तो हम लिख सकते हैं m v1 r1, क्योंकि हमको v1 पता है r1 पता है, और अपॉन 2m। तो इसको भी जरा सॉल्व करो और t निकालो, v1 रखो, r1 रखो, और b की वैल्यू रख दो। b की वैल्यू जो जो ऊपर लिखी हुई है, b इक्वल टू a √1 माइनस ई स्क्वायर। v1 r1 रखो, सब t निकालो। सॉल्व करने पे इस t का वैल्यू 2 पाई अपॉन √GMS, ठीक है, एंड r टू द पावर, r की जगह यहाँ पे a हो जाएगा, a टू द पावर 3/2 हो जाएगा। तो देख लो, लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन और याद रखना। ठीक है, यहाँ तक बताओ। इन केस कोई क्वेश्चन आता भी है, वैसे नहीं इंपॉर्टेंट है इलिप्टिकल मोशन, केपलर्स लॉस पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एक दो बार। ठीक है यहाँ तक। तो टोटल एनर्जी याद रखना है तुमको, टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, टाइम पीरियड, और एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी dA/dt इज L/2m। तो अगर हमें L पता है तो हम एरियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चंस कुछ करते हैं। देखो ये जैसे जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो करो ट्राई। अब इसमें देखो क्या क्या रहा है कि जो ट्राइंगल CSA का जो एरिया है, दिस इज 1/4 ऑफ टोटल एरिया CSA का जो एरिया है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां से कि एरिया CSA प्लस एरिया CAB, देखो ध्यान से, एरिया CSA प्लस एरिया CAB, तो क्या ये 3/4 ऑफ टोटल एरिया हो जाएगा।
तो यहां से हम बोल सकते हैं हेंस टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, 3/4 ऑफ टोटल टाइम। क्यों भाई? तो टाइम टेकन ए टू सी T1 है, एंड टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T2 इज CDA, T2 इतने का टाइम है। तो अगर T2 के टर्म्स में लिखें तो ऐसे तो हम इसको T1 प्लस T2 लिख सकते हैं। क्यों भाई? तो यहां से देखो क्या रिलेशन आ जाएगा, आ जा रहा है, T1 इज इक्वल टू 3T2। बताओ, कर लिया था? भाई ए से सी का ध्यान से देखना, ए से सी का जो टाइम है वो इस एरिया पे डिपेंड करेगा। अब वो ये कह रहा है कि ये वाला जो एरिया है, ये ट्रायंगल का जो एरिया है, ये टोटल एरिया का 1/4 है, और ये हाफ एरिया है, तो ये दोनों मिला देंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक जाने का जो टाइम है वो 3/4 एरिया या 3/4 ऑफ टोटल टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से यहां का टाइम T1 है और टोटल टाइम T1 प्लस T2 लिख दिया। ठीक है, और देखो, नेक्स्ट देखो। अब देखो इसमें करना क्या है, उस मंगलयान को पॉइंट ई से पॉइंट एम पहुंचने के लिए जो पाथ उसने फॉलो किया है, ये वाला पाथ, ये पाथ तुम ध्यान से देखो, तो क्या ये हाफ एलिप्स है? तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि अगर मान लो अराउंड सन एक ऑर्बिट लेनी पड़े, तो हम इस तरह की एक ऑर्बिट कंसीडर कर सकते हैं। तो उस एलिप्स का जो मेजर एक्सिस होगा वो AE प्लस AM बन जाएगा। ध्यान से चेक करो तो बनेगा नहीं? और यही बेसिस होगा हमें इसको कैलकुलेट कर पाने का। तो जैसे सन का दिया है, सॉरी अर्थ का दिया है ऑर्बिट, तो फॉर अर्थ क्या लिखेंगे? फॉर अर्थ्स ऑर्बिट अगर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं T² प्रोपोर्शनल टू AE³। तो T² की जगह हो जाएगा 365 डेज, होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू AE³। तो AE दिया हुआ है 1.5 10⁻11 होल क्यूब, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। एंड फॉर मंगलयान ऑर्बिट, तो इसकी ऑर्बिट में अगर इसको मान लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड जो है वो T' है, टाइम पीरियड ही निकाल लेते हैं, तो टाइम पीरियड का हाफ आएगा। तो T' विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो ये बनेगा AE प्लस AM बाई 2, मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस क्या बनेगी? AE प्लस AM बाई 2 होल क्यूब बनेगी। तो T' इज प्रोपोर्शनल टू, तो AE प्लस AM बाई 2 करो तो 1.5 प्लस 2.28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻11 एंड देन होल क्यूब। अब थोड़ा कैलकुलेशन तो वही है, देखो अप्रोक्सीमेटली क्या निकल के आता है। T' कितना आता है निकल के, एंड देन टाइम टेकन विल बी T' बाई 2। टाइम टेकन जो होगा वो T' बाई 2 हो जाएगा। हाँ 260 डेज आ रहा है।
ये अराउंड 520 डेज के आसपास आएगा और ये 260 डेज के आसपास। बोलो क्लियर क्वेश्चन ये? यस सर। जब ये प्रोजेक्ट हुआ था मंगलयान, तो जब सक्सेसफुल हो गया था तो न्यूज़ तो सभी ने पढ़ी होगी, क्यों भाई? तो बताओगे कि क्या सबसे बड़ी खास बात थी? मतलब इट वाज अ बिग अचीवमेंट डेफिनेटली, बट सबसे खास बात क्या थी? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। हाँ, फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है, दैट वाज अचीवमेंट अगेन। इसमें फ्यूल बहुत सेफ हो गया था क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत अच्छे से यूज किया गया था। टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दे के फ्यूल का यूज बहुत कम हुआ था। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। नॉर्मली क्या है कि नॉर्मली जो इसके पहले भी हो चुके थे और भी सक्सेसफुल कंट्रीज के, लेकिन इंडिया का जो मिशन था उसमें एक है, इमेज दिखाता हूँ। मेन इसमें एग्जैक्टली ऐसा ही प्रोसेस था जैसा इस क्वेश्चन में आया था, ठीक है ना? स्टार्टिंग वैसे ही है, कोई भी ऑर्बिट में हम उसको भेजेंगे तो ऑर्बिट 1 में कुछ टाइम घूमेगा, और जब भी वो इस पॉइंट पे आ रहा था, ध्यान से देखो, पेरीहिलियन पे, तो पेरीहिलियन पे क्या होता है, वो रॉकेट वगैरह बस्टर शूट करते हैं जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ती है तो उसका इलिप्टिकल ऑर्बिट भी बढ़ जाता है। तो देखो, पूरा घूमने के लिए उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो बेसिकली एनर्जी उसकी बिल्कुल बहुत ही कंसाइज वे में यूज की गई। तो जब जब ऑर्बिट चेंज हुई है, केवल तभी उसी पॉइंट पे एनर्जी यूज हुई। और जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया, मतलब जब शिफ्ट हो रहा था, अब वो कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग की गई कि जब मार्स सबसे नियरेस्ट होगा उसी टाइम पे वो उसके ऑर्बिट में जाके प्रोब कर जाए। तो वो सारा का सारा कैलकुलेशन वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो इतना ज्यादा फ्यूल दे देते हैं और जो कंट्रीज के हैं, तो अपने आप रॉकेट बर्स्ट करता हुआ कहीं भी जाना चाहे वो कहीं भी जा सकता है। बट अगेन उसमें फ्यूल की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है, तो इसमें फ्यूल की कॉस्टिंग बहुत मिनिमल थी। क्योंकि बेसिकली देखो तो वेस्टेज कुछ हुआ ही नहीं है पूरा का पूरा। ये सारे के सारे ऑर्बिट में घूमने के लिए नहीं चाहिए, केवल एनर्जी कहाँ पे लगी होगी? तो जैसे 1 से 2 में शिफ्ट होने के लिए लगी होगी, तो 1 से 2 में शिफ्ट होने के लिए ये जो पेरीहिलियन वाला पॉइंट है नीचे लेफ्ट साइड में, वहीं पे केवल एनर्जी यूज हो रही है। और बाद में जब उसको मार्स के अराउंड आ गया, तो मार्स की ऑर्बिट में जाने के लिए उसको रिटार्डेशन के लिए बर्स्ट करना पड़ा, उसके बाद फिर से वो उसके अराउंड ऑर्बिटर, तो इसको ऑर्बिटर मोशन बोला गया, क्योंकि ऑर्बिट्स को यूज करके उसको वहां पहुंचा दिया, डायरेक्ट नहीं गया। डायरेक्ट जाता तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन ज्यादा लगता, ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मेन बातें ऑलमोस्ट वैसे हो गई हैं ग्रेविटेशन में, कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है?